नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका ग्लोबल आईटी के यूट्यूब चैनल पर। मैं आप सब लोगों के बीच में, जैसा कि आप लोग देख रहे हो थंबनेल पे लिखा हुआ है, इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर की एमसीक्यू की क्लास जो आप लोगों की कंटिन्यूअसली चल रही है, उसी सीरीज में हम पुनः आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे दिया जाए कि जो मेरे भाई लोग को ऐसा लगता है कि वो अपने एग्जाम्स को कुछ अपनी तरफ से बेटर करना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या है, आप गूगल पे जाओगे और एड्रेस बार में लिखोगे www.globalitea.org, और जैसा यहाँ पे स्क्रॉल खुल के आया है, सेम दैट आपके मोबाइल पे, आपके लैपटॉप पे खुल के आएगा। आप यदि जैसे वहां पे देना चाहते हो, टेक्स्ट बुक देना चाहते हो, या फिर जो है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में जो नॉलेज लेना चाहते हो, या फिर किसी वैकेंसी के बारे में जानना चाहते हो, तो सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को हमारी वेबसाइट में मिल जाएगी। आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो वीडियो को आप लोग की क्लास चालू करते हैं, आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन, आप पहला क्वेश्चन आपके सामने रहा। ठीक है, चलो। What happens to a three-phase induction motor if one phase fails during running? यानी यदि एक फेज, कोई थ्री फेज इंडक्शन मोटर है, उसकी एक फेज क्या हो जाती है, फेल हो जाती है, यानी सपोज दैट ओपन हो जाती है, तो क्या होगा। ठीक है, तो एक बात सोचो, यदि फर्स्ट टाइम यदि मोटर स्टार्ट ही ना होती, यानी स्थिर रहती, उस समय यदि जो है कि आपकी थ्री फेज इंडक्शन मोटर है, यदि स्टार्ट ही ना होती उस समय, जो है कि यदि एक फेज जो है कि ऑफ हो जाता है, यानी कट जाता है, फिर ओपन फॉल्ट हो जाता, तो दो फेज बचते। तो आपको पता होता है कोई भी इंडक्शन मोटर होती है जो थ्री फेज होती है, वो सेल्फ स्टार्ट होती है, बट जो सिंगल फेज है वो सेल्फ स्टार्ट नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न नहीं होता, तो उस कंडीशन में स्टार्ट नहीं होती। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि चलने के दौरान विफल हो जाए। किस दौरान विफल हो जाए भाई? चलने के दौरान। इसका मतलब यह है कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर है और वो ऑलरेडी रोटेट कर रही है, तो यदि एक फेज जो है कि ओपन हो जाए तो क्या होगा। देखो, इसके दो तीन कंडीशन है, समझ लो कि यदि पहला केस क्या है कि यदि आपका जो लोड है फुल लोड पे वर्क कर रहा है, आपका लोड फुल लोड है, उस कंडीशन में क्या होगा, यदि एक फेज ओपन हो जाएगा तो वह मतलब सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की तरह वर्क करने लगेगी। जब सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की तरह वर्क करने लगेगी, तो यदि फुल लोड है तो क्या होगा कि भाई अपने रेटेड करंट से बहुत ज्यादा करंट लेने लगेगी। ठीक है, जब बहुत ज्यादा करंट लेने लगेगी तो इसके कारण क्या होगा, मोटर कुछ टाइम चलेगी, उसके बाद जो है कि रुक जाएगी, या फिर जलने के चांसेस हो जाते हैं। जलने के चांसेस क्या होते हैं, हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन लेकिन यदि यही लोड क्या हो, आपका हाफ हो, जैसे मोटर जो है कि सपोज दैट 5 हॉर्स पावर की है, लेकिन आप जो है कि क्षमता को लेने की है, लेकिन आप जो है कि 2.5 हॉर्स पावर पर ही चला रहे हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में एक फेज फॉल्ट होने के बाद भी आपका एक वो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की तरह वर्क करेगी और थोड़ा सा एक्स्ट्रा करंट लेगी, बट नो डाउट चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो लोड का फर्क है, फुल लोड पे थोड़ा चलेगी, हीट होकर जल जाएगी, लेकिन हाफ लोड होता तो क्या होता कि वो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की तरह वर्क करती। तो वही पूछ रहा है, देखो, बोल रहा है कि मोटर रन्स नॉर्मली, तो ये होगा नहीं। वो ये होता कब, जब जो है कि हाफ लोड होता तब। यहाँ पे लोड वगैरह की बात नहीं किया है, इसका मतलब आप फुल लोड को मानकर ही चलोगे। ठीक है, सेकंड क्या है, मोटर तुरंत बंद, है ना कि मोटर स्टॉप इंस्टेंटेनियसली, यानी मोटर तुरंत ही बंद हो जाएगी, यानी ये गलत। थर्ड क्या है, मोटर रन स्लोली फाइनली इट बर्न आउट। वही मैं बताया ना कि धीरे धीरे जो है कि रोटेट करने लगेगी। क्यों? क्योंकि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की तरह वर्क करने लगेगा और रेटेड करंट से बहुत ज्यादा करंट लेने लगेगा। और आपको पता है जब करंट का मान बहुत ज्यादा होगा तो वहां पर हीट उत्पन्न होगी, और हीट उत्पन्न होगी तो आपकी मोटर की वाइंडिंग क्या होगी, जल जाएगी। ठीक है, तो देखो, मोटर धीरे धीरे चलती है और आखिरकार जल जाती है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका राइट आंसर। ये होता है लास्ट क्या है, मोटर नियमित गति से चलती है। तो एक चलता कब, जब आपका लोड हाफ लोड होता, थोड़ा सा स्टार्ट करने लेके चलती। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर सी है। चलो भाई, अगला देखो, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन थ्री फेज इंडक्शन मोटर इफ वन फेज इज कट ऑफ ड्यूरिंग रनिंग विथ लोड। यानी लोड के साथ चलने के दौरान यदि एक फेज कट हो जाए तो थ्री फेज इंडक्शन मोटर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो क्या प्रभाव पड़ेगा, वही तो मैं बताया, वही चीज तो मैं अभी समझाया। पिछला वाला क्वेश्चन ही तो है, बिल्कुल अलग नहीं है। मैं वही तो समझा रहा हूं कि यदि थ्री फेज है, एक फेज ओपन हो जाए तो वो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की तरह वर्क करेगी, लेकिन उस कंडीशन में क्या होगा,
लिखा है ना कि लोड के साथ, यानी लोड के साथ मतलब फुल लोड के साथ, तो क्या होगा, आपका रेटेड करंट से ज्यादा करंट लेने लगेगी और कुछ टाइम तक चलेगी, लेकिन धीरे धीरे क्या होगी, हाई करंट लेने के कारण क्या हो जाएगी, आपकी वाइंडिंग क्या है, जल जाएगी। तो देखो पहला क्या है, मोटर एक बार में रुक जाएगी, तुरंत नहीं, गलत, तुरंत नहीं रुकेगी, सामान्य रूप से चलेगी, ये तो गलत बात है। थर्ड क्या, मोटर धीमी गति के साथ गुनगुने शोर के साथ चलेगी, ये कब होता, जब लोड आपका हाफ होता, ठीक है। लास्ट क्या है, मोटर विल रन स्लो स्पीड बट वाइंडिंग विल बी बर्न आउट शॉर्टली, यानी मोटर धीमी गति से चलेगी लेकिन थोड़ी ही देर में आपकी वाइंडिंग क्या होगी, जल जाएगी। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा भाई, राइट आंसर होगा। क्यों जल जाएगी, क्योंकि जो मोटर है वो क्या करेगी, रेटेड करंट से बहुत ज्यादा करंट लेने लगेगी, ठीक है। चलो, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका डी सही है। अगला देखो, व्हाट इज द डिफेक्ट इफ स्टार्टर विथ सिंगल फेजिंग प्रिवेंटर डज नॉट स्विच ऑन, यानी सिंगल फेजिंग प्रिवेंटर के साथ स्टार्टर चालू नहीं होने पर क्या फॉल्ट है। देखो सिंगल फेजिंग का मतलब समझो थोड़ा सा, जैसे कोई भी आपका थ्री फेज सिस्टम है, थ्री फेज सिस्टम मतलब RYV थ्री फेज सिस्टम या फिर सप्लाई समझ लो, तो सिंगल फेजिंग का मतलब यह है कि उस तीनों में RYB में से किसी भी एक फेज में क्या हो जाए, फॉल्ट आ जाए, यानी एक फेज ओपन हो जाए, RY या फिर B तीनों में से कोई एक क्या हो जाए, ओपन हो जाए। तो ओपन हो गया तो इसका मतलब क्या करेगा, ये RYB तीन आपका सिस्टम जो है कि फेज सप्लाई है, एक ओपन हो गया, इसका मतलब इधर जो भी लोड लगा होगा वो किसकी तरफ वर्क करने लगेगा, अब लोग सब सिंगल फेज की तरफ वर्क करने लगेगा, ठीक है। जब सिंगल फेज की तरफ वर्क करने लगेगा, इसका लगेगा, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि इसमें जो सिंगल फेज की तरफ वर्क कर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, सिंगल फेजिंग प्रिवेंटर, सिंगल फेजिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सिंगल फेजिंग या फिर फेल्योर, तो उस समस्या को दूर करना है, सिंगल फेजिंग की समस्या को दूर करना, यानी उसको सुधार करना है अपना, क्या कहलाता है, प्रिवेंटर। सिंगल फेजिंग प्रिवेंटर का मतलब होता है कि सिंगल फेज के कारण जो प्रॉब्लम आ रही है उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना क्या कहलाता है, सिंगल फेजिंग प्रिवेंटर कहलाता है। तो इसके लिए आप जो है कि तीन प्रकार के रिले का यूज करते हो, कितने प्रकार का, तीन प्रकार के रिले का यूज करते हो, किसके लिए, सिंगल फेजिंग प्रिवेंटर के लिए। एक होता है आपका मैकेनिकल रिले, ठीक, एक होता है दूसरा आपका वोल्टेज सेंसिंग रिले, ठीक है, और तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है भैया करंट सेंसिंग रिले, ठीक है। तीन प्रकार के रिले का यूज करके आप किसको दूर कर सकते हो, सिंगल फेजिंग की समस्या को दूर कर सकते हो, ठीक है। तो आपसे ही पूछ रहा है कि सिंगल फेजिंग प्रिवेंटर के साथ यदि स्टार्टर चालू नहीं हो रहा है तो उसके क्या कारण हो सकता है। ये बोल रहा है कि यदि सिंगल फेजिंग प्रिवेंटर है और आपने स्टार्टर लगाया है लेकिन स्टार्टर चालू ही नहीं हो रहा है तो उसके क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो उसका देखो सबसे मेन कारण यही है कि उनका जो फेज सीक्वेंस है वो गलत है। क्या भैया, जो आपकी फेज सीक्वेंस है वो क्या है, वो गलत है, वो गलत है। इसका मतलब ये है कि जो RYB होता है उसकी फेज सीक्वेंसिंग गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा भाई, राइट आंसर, फेज सीक्वेंस गलत हो गया। क्यों, इसीलिए जो है कि आपका जो मोटर स्टार्ट नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। अगला देखिए, व्हाट इज द डिफेक्ट इन AC थ्री फेज इंडक्शन मोटर रन्स एट लो स्पीड इफ लोडेड, यानी लोड होने पर AC थ्री फेज इंडक्शन मोटर में कम गति पर चलने में क्या प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। इसका मतलब यह है कि कोई इंडक्शन मोटर है, ठीक है, वो चल रही है, ठीक है, उसमें कोई फॉल्ट आ गया, तो वो कौन सा फॉल्ट है जिसके कारण जो है कि आपकी जो मोटर होगी उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। वो फॉल्ट क्या हो सकता है वही आपसे पूछ रहा है। तो देखो फॉल्ट होने का मतलब ये है, मतलब प्रॉब्लम होने का मतलब ये है कि सब आपने इंडक्शन मोटर में आप सप्लाई किस में देते हो, आप बोलोगे सर स्टेटर में देते हैं। जब स्टेटर में आप सप्लाई देते हो मेरे भाई तो क्या उत्पन्न होता है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन यदि उसी में जो है कि आपके स्टेटर की वाइंडिंग में, आपकी स्टेटर की वाइंडिंग में अगर थोड़ा बहुत शॉर्टेज हुआ है तो शॉर्ट होगा, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि जो आपकी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, घट जाएगी।
उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, घट जाएगी। इसका मतलब रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड आप किसको बोलते हो, आप बोलोगे सर एनएस को बोलते हैं, आप बोलोगे सर एनएस को बोलते हैं। इसका मतलब यह है कि जब आपकी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड घट गई, एनएस घट गया, इसका मतलब यह है कि एनआर भी तो घट जाएगा। इसका मतलब ये है कि एनआर भी तो घट जाएगा, क्योंकि स्लिप हमेशा आपका फिक्स रहता है। स्लिप क्या रहता है, फिक्स रहता है। तो जब स्लिप हमेशा फिक्स है तो स्लिप बराबर क्या होता है, एनएस माइनस एनआर बाई एनएस। ठीक है, जब एस फिक्स रहेगा तो आप जाहिर सी बात है कि एनएस घटेगा तो एनआर घट जाएगा, यानी रोटर की स्पीड घट जाएगी। कब घटेगी, जब जो है कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड घटेगा। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कब घटेगा, जब जो है कि उसके स्टेटर में क्या हो जाएगा, थोड़ा बहुत शॉर्ट सर्किट हो जाए। तो वही आपसे पूछ रहा है भैया कि मोटर की गति कम होने का क्या कारण हो सकता है। तो पहला ऑप्शन क्या है, रॉन्ग मोटर कनेक्शन। ऐसा कुछ नहीं है, जब मोटर कनेक्शन जो रॉन्ग हो जाएगा तो मोटर स्टार्ट ही नहीं होगी। ठीक है, अगला क्या अगला क्या है, रॉन्ग स्टेटर कनेक्शन। वही मतलब है कि स्टेटर का कनेक्शन जो है गलत हो जाएगा तो मोटर स्टार्ट ही नहीं होगी। थर्ड क्या है, ओपन सर्किट इन रोटर बाइंडिंग। तो देखो रोटर बाइंडिंग भैया अगर ओपन सर्किट हो जाए तो ध्यान रखना, यदि मोटर स्थिर है, यानी स्थिर है, जब स्टार्ट भी नहीं हो रही है, स्टार्ट ही नहीं है स्टार्टिंग में, तो यदि रोटर का जो सर्किट है वो ओपन है तो कभी भी आपका मोटर स्टार्ट नहीं होगी, स्टार्ट नहीं होगी। ठीक है, यदि रोटर सर्किट ओपन है। तो लास्ट ऑप्शन क्या बचा, पार्शली शॉर्टेड स्टेटर वाइंडिंग, यानी स्टेटर वाइंडिंग पार्शली मतलब थोड़ा बहुत क्या है, आंशिक रूप से शॉर्ट सर्किट हो जाए। तो एक ऑप्शन नंबर डी सही होगा कि इस कंडीशन में क्या होगी, आपके मोटर की जो स्पीड हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, क्या है अगला, देखो भाई, विच फॉल्ट कंडीशन थर्मल ओवरलोड रिले प्रोटेक्ट एसी इंडक्शन मोटर, यानी कौन सी फॉल्ट स्थिति में थर्मल ओवरलोड रिले जो होता है एसी मोटर की रक्षा करता है। तो देखो भैया, जो पहला ऑप्शन है, देखो थर्मल का मतलब समझो, है ना, थर्मल का मतलब क्या होता है, टेम्परेचर। थर्मल का मतलब क्या होता है भैया, टेम्परेचर। जहां थर्मल शब्द आ जाए वहां समझ लो कि टेम्परेचर की ही बात हो रही है। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि ओवरलोड जो रिले होता है, थर्मल ओवरलोड रिले होता है, वो किस कंडीशन में वर्क करता है। तो जो ओपन सर्किट की तो बात ही अलग हुई, क्योंकि ओपन सर्किट कभी कर ही नहीं सकता, अंडर वोल्टेज ये तो कभी कर ही नहीं सकता। दो ऑप्शन तो बिल्कुल गलत ही है। आपका बचा एक जो शॉर्ट सर्किट और दूसरा एक क्या बचा है, ओवर करंट। तो दो कंडीशन में वर्क कर सकता है, लेकिन ध्यान रखना शॉर्ट सर्किट पे आपका हमेशा हमेशा कौन वर्क करता है, आप बोलोगे सर फ्यूज वर्क करता है। कौन वर्क करता है, फ्यूज वर्क करता है। किस कंडीशन में, शॉर्ट सर्किट कंडीशन में। तो ये भी आपका अलग हो गया। तो लास्ट अपना बचा क्या हुआ है भैया, ओवर करंट। यानी ओवर करंट जब हो जाएगा तो उस कंडीशन में आपका थर्मल ओवरलोड रिले वर्क करता है। क्यों, क्योंकि जब करंट ओवर हो जाएगी तो आप जानते हो कि अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ आई स्क्वायर आर टी, यानी हीट उत्पन्न होगी। जो हीट उत्पन्न होगी तो आपका जो है कि हाई करंट के कारण ही उत्पन्न होगी। तो ये जो है हीट क्या करेगी, आपके थर्मल ओवरलोड रिले को क्या करेगी, ऑपरेट कराएगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या है भाई, राइट आंसर है। चलो अगला देखो, व्हाट हैपेंस टू द रोटर ऑफ अ थ्री फेज इंडक्शन मोटर इफ इट्स स्पीड अटेंस टू सिंक्रोनस स्पीड। यानी यदि कोई थ्री फेज इंडक्शन मोटर है, उसकी रोटर की जो स्पीड है सिंक्रोनस स्पीड को प्राप्त कर ले, तो रोटर का क्या होता है। तो एक बात ध्यान रखना, आपकी भाई जो इंडक्शन मोटर होती है, हमेशा और हमेशा इसको एक याद रखना, जो इसकी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड होती है यानी एनएस, वो हमेशा आपकी रोटर की स्पीड से ज्यादा होती है। यानी आपकी जो रोटर की स्पीड है वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड से क्या होगी, लो होगी। लेकिन ये कह रहा है कि आपकी जो रोटर की स्पीड है वो सिंक्रोनस स्पीड के इक्वल हो जाए। तो वो कब हो सकता है, देखो कभी हो ही नहीं सकता। कोई किसी भी इंडक्शन मोटर में जो रोटर की स्पीड है कभी सिंक्रोनस स्पीड के इक्वल हो ही नहीं सकती। क्यों, क्योंकि जैसे ही आप सपोज दैट कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के इक्वल आपकी हो जाए रोटर की स्पीड, उस कंडीशन में दोनों के बीच में जो रिलेटिव मोशन यानी सापेक्ष गति वो जीरो हो जाएगा। जब जीरो हो जाएगा तो उसके रोटर में कोई ईएमएफ ही जनरेट नहीं होगा। तो ईएमएफ जनरेट नहीं होगा तो कोई करंट नहीं फ्लो होगी। जब कोई करंट फ्लो नहीं होगी तो आप लोग जानते हो लेंस लॉ नहीं लगेगा, और लेंस लॉ नहीं लगेगा तो आपकी रोटर घूमना ही नहीं चाहेगी। तो इसका मतलब ये है कि जब रोटर घूमना ही नहीं चाहेगी, इसका मतलब रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड तो घूम रहा है लेकिन रोटर घूमना नहीं चाह रही है।
इसका मतलब ये है कि रोटर की स्पीड तुरंत ही बैक होगी, यानी पीछे होगी। तो फिर जैसे ही दोनों के बीच में जैसे ही रोटर की स्पीड कम होगी, वैसे ही रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड और रोटर के स्पीड में क्या होगा, रिलेटिव मोशन उत्पन्न हो जाएगा। और जब रिलेटिव मोशन उत्पन्न हो गया तो फिर जो है कि उसमें ईएमएफ उत्पन्न होने लगेगा और करंट उत्पन्न होने लगेगा और लेंस लगेगा और पुनः अपनी गति को प्राप्त कर लेगी। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन क्या दिया है पहला कि रोटर की गति कम हो जाती है। देखो, तो कभी इसका मतलब यह है कि कभी रोटर सिंक्रोनस स्पीड का रोटर की स्पीड प्राप्त कर ले तो आपकी जो रोटर की गति होगी हमेशा इक्वल होगी। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा भाई, राइट आंसर। गति बढ़ने का कोई चांस नहीं है, ये नहीं है। देखो, लेकिन आपके बुक में देखो, निमी की बुक में आंसर क्या दिया है कि रोटर बार गेट डैमेज, कि रोटर की जो बार होती है या फिर बार मतलब स्क्विरल केज के लिए बार उत्पन्न यूज होता है और स्लिप रिंग के लिए वाइंडिंग यूज होती है, तो होती है। तो ये स्क्विरल केज के लिए बोला है कि बार डैमेज हो जाएगा। तो भाई बार डैमेज कैसे होगा, आप ही सोचो कि सिंक्रोनस स्पीड और रोटर की स्पीड दोनों इक्वल हो गई तो बार डैमेज कैसे होगा, कोई चांस ही नहीं है। तो ये गलत आंसर है आपके, लेकिन बुक में यही दिया है। लेकिन इसका राइट आंसर ये है कि रोटर की स्पीड क्या हो जाएगी, सेम ही रहेगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या है, राइट आंसर। अगला देखो, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ओपन सर्किट इन रोटर ऑफ एन इंडक्शन मोटर, यानी एक इंडक्शन मोटर के रोटर में ओपन सर्किट का क्या प्रभाव होता है। ठीक है, ओपन सर्किट का क्या प्रभाव होता है। तो देखो, पहला केस, यदि मोटर आपकी स्थिर हो, यानी कोई सप्लाई ना दी गई हो, कोई सप्लाई ना दी गई हो, उस कंडीशन में यदि आपकी जो रोटर मोटर है आपकी स्थिर रहती है। ठीक है, अब उस कंडीशन में आपका सपोजर जो रोटर है वो ओपन सर्किट है। बोला है ना भाई कि रोटर ओपन सर्किट है, ठीक है, मैंने मान लिया। लेकिन ध्यान रखना, जब स्थिर अवस्था में आप पहली बार सप्लाई दे रहे हो, मोटर जो है कि आपका रोटर ओपन सर्किट है, उस कंडीशन में कभी मोटर स्टार्ट ही नहीं होगी। तो ये क्या होगा, मोटर स्टार्ट नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, राइट आंसर। लेकिन आपके बुक में आंसर क्या दिया है, आपके बुक में आंसर दिया है कि मोटर बहुत कम गति से चलती है। आपके बुक में ये आंसर दिया है, तो किस लॉजिक से दिया है समझो जरा। ये इसका मतलब ये है कि अगर आपकी जो मोटर है वो रनिंग कंडीशन में होती, किसमें, रनिंग कंडीशन में होती, उस समय जो है कि आपका जो रोटर है ओपन सर्किट, उसकी रोटर बाइंडिंग क्या कर दिया जाता, ओपन सर्किट कर दिया जाता। तो आप जानते हो कि ओपन सर्किट हो जाएगा, कोई करंट फ्लो नहीं होगी। जब करंट फ्लो नहीं होगी तो वहां पे लेंस फ्लो नहीं लगेगा, अपोजिशन नहीं होगा, तो रोटर की स्पीड क्या हो जाएगी, धीमी हो जाएगी। तो तब इस ऑप्शन नंबर डी सही होता है। लेकिन यहाँ पे वो लॉजिक ही नहीं दिया कि हाँ मतलब कि रोटर गति कर रही है या फिर नहीं गति कर रही है, या फिर जिस हिसाब से आपका क्वेश्चन दिया है कि इंडक्शन मोटर के रोटर में ओपन सर्किट का क्या प्रभाव होता है, तो भाई ओपन सर्किट में आपकी मोटर स्टार्ट नहीं होती। ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा, बट आपके बुक में डी दिया है। ठीक है, चलो अगला देखो क्या है अगला। व्हाट इज द रीजन फॉर फ्रीक्वेंट ब्लोइंग ऑफ फ्यूज आफ्टर मोटर रनिंग समटाइम्स, यानी मोटर के कुछ समय चलने के पश्चात फ्यूज के लगातार उड़ने का क्या कारण है। ठीक है, तो देखो, यदि होता है ना कि फ्यूज किस लिए यूज होता है, अब अभी मैं बताया कि शॉर्ट सर्किट के लिए, शॉर्ट सर्किट या फिर ओवरलोड, या फिर ओवरलोड के प्रोटेक्शन हेतु क्या यूज होता है, फ्यूज होता है। तो आपसे पूछ रहा है मोटर कुछ समय चल रही, जैसे आपने फ्यूज लगाया है, 10 मिनट 5 मिनट चली, फिर फ्यूज जो है उड़ गया, फिर आपने लगाया, फिर 10 मिनट 5 मिनट चली, फिर फ्यूज उड़ गया, फिर आपने फ्यूज लगाया, फिर 10 मिनट 5 मिनट चली, फिर उड़ गया। तो बार बार फ्यूज उड़ रहा है, तो इसका कारण क्या हो सकता है। तो देखो, बार बार फ्यूज उड़ रहा है, इसका मतलब यह है कि आपने रोटर पे किस पे दियो, आपने स्टेटर पे सप्लाई दियो, और इसका मतलब है कि स्टेटर के बाइंडिंग में जो इंसुलेशन है वो क्या है, कमजोर है। अगर इंसुलेशन कमजोर होगा, इसका मतलब यह है कि रोटर की जो बाइंडिंग होगी एक दूसरे से काफी, सॉरी, स्टेटर की जो बाइंडिंग होगी क्या होगी, हीट होगी। अब बहुत ज्यादा हीट होगी तो आप जानते हो कि आपका जो फ्यूज है किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, फ्यूज हीट के सिद्धांत पर ही तो वर्क करता है। आपका फ्यूज है वो हीट के सिद्धांत पे ही तो वर्क करता है। जिस भाई को नहीं पता होगा, ये फार्मूला लिख लेना कि आई इज प्रोपोर्शनल टू डी पावर 3/2, यानी जहां पर डायमीटर ऑफ वायर होता है। ठीक है,
तो जो फ्यूज वर्क करेगा किस पे, हीट के प्रिंसिपल पे, तो आपकी जो इंसुलेशन रोटर का स्टेटर का इंसुलेशन कमजोर होने की वजह से हीट उत्पन्न होगी, और इस हीट उत्पन्न होने से बार बार आपका फ्यूज क्या हो जाएगा, गल जाएगा। तो आप ये पहला क्या ऑप्शन है, इम्प्रॉपर अर्थिंग, इसका कोई मतलब ही नहीं है। अगला क्या, ओवरलोडिंग ऑफ मोटर, तो ओवरलोडिंग ऑफ मोटर, ये भी ऑप्शन गलत है। अगला देखो, भारी वोल्टेज चढ़ावा ने वोल्टेज फ्लक्चुएट, हाई वोल्टेज कम वोल्टेज हो रहा, तो इससे कुछ नहीं होता है। लास्ट ऑप्शन क्या है, पुअर इंसुलेशन इन बाइंडिंग, यानी बाइंडिंग में जो इंसुलेशन में बताया ना कि बाइंडिंग में इंसुलेशन कमजोर है, तो ऐसा हो जा रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है भाई, राइट आंसर। अगला देखो, व्हाट हैपेंस टू अ थ्री फेज इंडक्शन मोटर इफ वन फेज फेल्स ड्यूरिंग स्टार्टिंग, यानी थ्री फेज इंडक्शन मोटर का क्या होगा अगर एक फेज शुरू होने के दौरान फेल हो जाए। ठीक है, एक फेज क्या हो जाए, शुरू होने के दौरान ही फेल हो जाए। तो मैं आपको क्या बताया हूं कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर है, ठीक है, बोल रहा है कि अगर क्या हो जाए, एक फेज फेल हो जाए, कब, चलने के दौरान। तो मैं भी बताया कि जब मोटर आपकी चल रही है, रनिंग कंडीशन में है, उस कंडीशन में यदि एक फेज जो है कि ओपन फॉल्ट हो गया, तो आपकी मोटर वर्क करेगी कैसे, एज ए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। और सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में आप लोग जानते हो कि रोटेटिव मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न नहीं होता है। इसका मतलब यह है कि कुछ समय चलेगी, यदि अगर फुल लोड में कुछ समय चलेगी, उसके बाद जो है कि अधिक हीट लेने के, अधिक जो है कि करंट लेने के कारण ओवर हीट के होके आपकी जो है कि बाइंडिंग जल सकती है, या फिर मोटर रहेगी, रुक जाएगी। ठीक है, लेकिन यदि हाफ लोड होता तो भाई थोड़ा सा हीट मतलब करंट ज्यादा लेती लेकिन चलती। तो यहाँ पे हाफ लोड की बात तो किया नहीं, सिर्फ फुल लोड की बात किया है। इसका मतलब मोटर कुछ टाइम तक चलेगी फिर रुक जाएगी। तो देखो, मोटर रन्स एंड स्टॉप इमीडिएटली, मोटर चलती है और तुरंत रुक जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, राइट आंसर। अगला क्या देखो, मोटर लगातार धीमी गति में चलती है, नहीं चलती है, यहाँ पे अगर लिख दिया कि रुक जाती है तो ये सही होता है। धीमी गति ठीक है, लेकिन अगर रुक जाती तो तब ये सही होता है, तो ये गलत है सर। मोटर रन्स एंड ड्रा मोर करंट, ये भी ठीक है, अधिक चलती है लेकिन अधिक करंट लेती है, लेकिन यहाँ पे ये नहीं बोला है कि रुक जाती है। फुल लोड होगा तो अधिक करंट लेगा फिर रुक भी जाएगा, हाफ लोड होता तो जो है कि अधिक करंट लेता लेकिन रुकता नहीं। चलो अगला क्या है, नियमित गति से चलती है, तो गलत ही आंसर है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका, राइट आंसर। अगला देखो, which is the cause for the three phase motor starter with single phase preventer trip frequently, यानी थ्री फेज मोटर स्टार्टर का सिंगल फेज प्रिवेंटर के साथ बार बार ट्रिप होने का कौन सा कारण हो सकता है। ठीक है, तो मैं बता दिया हूं कि सिंगल फेजिंग प्रिवेंटर क्या होता है, मैं बता दिया हूं पहले ही कि सिंगल फेजिंग प्रिवेंटर क्या होता है। उसके लिए आप जो है कि तीन जो है कि रिले प्रयोग करते हो, वोल्टेज सेंसिंग, करंट सेंसिंग, मैकेनिकल सेंसिंग। ठीक है, तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। तो आपसे पूछ रहा है कि बार बार जो है कि आपकी जो मोटर का स्टार्टर है वो बार बार ट्रिप कर रहा है, तो उसका कारण क्या हो सकता है। तो उसका कारण हो सकता है भाई कि जो आपकी ओवरलोड रिले है उसकी जो सेटिंग है वो सही नहीं है। ओवरलोड रिले की सेटिंग क्या है, सही नहीं है। अगर ओवरलोड रिले की जो सेटिंग होती है वो सही होती तो बार बार ट्रिप ना करता। ठीक है, जैसे होता है कि ये मेरा, मैंने मान लिया ओवरलोड रिले है, इसकी जो क्षमता है कि यहाँ इसके ऊपर जो है कि जाएगा तो आपका जो है कि बार बार क्या होगा, वो ट्रिप हो जाएगा। लेकिन आपकी सेटिंग मैंने मान लिया आपने यहीं पे किया है, तो भाई ये तो यहाँ पे पहुंच ही रहा है हर बार, तो बार बार ट्रिप करेगा। यदि इसकी सेटिंग आप सपोज दैट यहाँ पे कर देते तो यहाँ से ऊपर जाके यहाँ तक रुक जाता और ट्रिप ही ना करता। तो इनकरेक्ट सेटिंग ऑफ OLR का मतलब होता है भाई ओवरलोड रिले। क्या होता है, ओवरलोड रिले। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा भाई आपका, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है, व्हाट इंडिकेशन डेनोट्स द शॉर्टेड कॉइल डिफेक्ट इन थ्री फेज इंडक्शन मोटर स्टेटर वाइंडिंग व्हाइल टेस्टिंग विद इंटरनल ग्राउलर बाय कीपिंग हेक्सा ब्लेड, यानी थ्री फेज इंडक्शन मोटर की स्टेटर वाइंडिंग में आप इंटरनल ग्राउलर की थ्रो जो है कि आप टेस्टिंग कर रहे हो, तो हेक्सा ब्लेड यदि उनके इसमें चित्र में मैं दिखा दिया हूं कि यदि हेक्सा ब्लेड को जो है कि स्लॉट्स के बीच में रख दिया जाए तो यदि शॉर्ट सर्किट यदि फॉल्ट है तो क्या होगा। तो बात ध्यान देना, यदि शॉर्ट सर्किट टेस्ट करने के लिए कई बार आपको बताया जा चुका है कि जो है कि ग्राउलर का प्रयोग करते हैं। तो इसमें क्या होता है, देखो ये ग्राउलर है, ठीक है, और यहाँ पे जो ये काला से दिख रहा है ना, ये क्या है आपकी एक जो है कि कोर है, कोर पर जो है कि पूरी वाइंडिंग की गई है।
तो जब आप यहाँ पे इसको सप्लाई दोगे, तो जब सप्लाई दोगे तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा। आप बोलोगे हाँ सर, जब मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड आपका जो पूरा ये रोटर है इससे लिंक होगा। आप बोलोगे हाँ सर, ड्यू टू इंडक्शन यानी म्यूचुअल इंडक्शन के कारण। तो जब इसमें जो है कि आपका मैग्नेटिक फील्ड लिंक होगा और ये आपने एसी सप्लाई दिया है तो वेरिएबल फ्लक्स है, तो इसमें क्या जनरेट होगा, ईएमएफ उत्पन्न होगा। किसमें, पूरे के पूरे जो है कि आपके रोटर में। जब ईएमएफ उत्पन्न होगा तो जितने भी स्लॉट हैं, देख रहे हो ये सब सारे क्या हैं, स्लॉट है। ये सब सारे क्या हैं, स्लॉट है। तो प्रत्येक स्लॉट में आप क्या रखोगे, हेक्सा ब्लेड रखोगे। जब हेक्सा ब्लेड रखोगे तो दो स्लॉट एक दूसरे से टच हो जाते हैं। तो जिस स्लॉट में जब जो स्लॉट जो है कि क्या होगा, शॉर्ट सर्किट होगा, शॉर्ट सर्किट होने पर जो आपकी हेक्सा ब्लेड है ना, वो कंपन करने लगती है, बहुत तेजी से कंपन करने लगती है और शोर करने लगती है। लेकिन जो स्लॉट जो है कि शॉर्ट सर्किट नहीं है, उसमें जो है कि कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा आपके हेक्सा ब्लेड को। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि यदि हेक्सा ब्लेड जो है रख कर जो है कि टेस्ट कर रहे हो तो कुंडली कौन सा फॉल्ट जो है कि आपको दर्शाती है। तो देखो अगला, पहला क्या है कि हेक्सा ब्लेड गेट्स ओवरहीटेड हेक्सा ब्लेड, नहीं आपका जो हेक्सा ब्लेड है ओवरहीट हो जाता है। अगला क्या है, हेक्सा ब्लेड का तेजी से कंपन। तो मैं वही बताया ना भाई कि यदि जो है कि शॉर्ट सर्किट होता है, उस शॉर्ट सर्किट कंडीशन में जो आपकी हेक्सा ब्लेड है ये वो क्या करने लगती है, कंपन करने लगती है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा भाई, राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा भाई, राइट आंसर होगा। चलो अगला देखो, व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। इन सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। तो सारे भाई लोग जानते हो कि आपकी इंडक्शन मोटर जो होती है वह किस पे वर्क करती है। आप बोलोगे सर फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ऑप्शन नंबर बी क्या, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, राइट आंसर। लेकिन आपके बुक में क्या आंसर दिया है, निमी के अकॉर्डिंग लेंस लॉ। तो खैर ये भी गलत नहीं है, क्यों, क्योंकि आपको पता है लेंज लॉ ये कहता है कि कोई भी जो प्रभाव होता है वो अपने कारण का विरोध करता है। तो ये, लेकिन फैराडे लॉ ये नहीं बताता है। फैराडे लॉ सिर्फ ये कहता है कि यदि, फैराडे लॉ सिर्फ ये कहता है कि यदि जो है कि आपका मैग्नेटिक फील्ड हो और उसमें कंडक्टर हो, उनके बीच में रिलेटिव मोशन हो या फिर उसका फ्लक्स क्या हो, वेरिएबल हो, तो वहां पे ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो इस नियम से ईएमएफ इंड्यूस होता है। लेकिन मोटर रोटेट नहीं करती, मोटर रोटेट करते अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ। क्यों, क्योंकि लेंस लॉ ये बोलता है कि कोई भी जो आपका इफेक्ट है वो अपने उसके काज यानी कारण क्या करता है, विरोध करता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या होगा भाई, राइट आंसर, जो आपके बुक में दिया है, जो आपके बुक में दिया है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, व्हाट इज द नेम ऑफ द सिंगल फेज मोटर, यानी जो चित्र में दिखाया गया सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है वो कौन सा है। तो इसमें जरा देख लो, ये आपका रोटर है ये, ठीक है, ये आपकी क्या है, ये आपकी रोटर है, ठीक है भाई। और यहाँ पर एक बाइंडिंग की गई है और एक यहाँ पे बाइंडिंग की गई है और यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा हुआ है। ठीक, तो जो एक बाइंडिंग है इसको, एक तो हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हमारी मेन बाइंडिंग है। ये जो बाइंडिंग इसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरी बाइंडिंग है। और ये जो लगा है कैपेसिटर लगा है। तो भाई देखो कौन सा है, पहला दिया है परमानेंट कैपेसिटर मेथड। तो देखो इसमें अगर सेंट्रीफ्यूगल स्विच जो अगर लगा होता, सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा होता, तो सेंट्रीफ्यूगल स्विच का काम ही होता है कि जब मोटर अपने जो है कि 75 से 80% स्पीड को प्राप्त कर लेती है तो सेंट्रीफ्यूगल स्विच को हम क्या कर देते हैं, ओपन कर देते हैं। ठीक है, ओपन कर देते हैं, उसके बाद जो है कि खुद जो है कि अपने 100% स्पीड को प्राप्त कर लेती है। लेकिन इसमें तो आपका जो है कि सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा ही नहीं है, स्विच लगा ही नहीं है। इसका मतलब ये है कि हमेशा जो है कि आपका जो कैपेसिटर वो हमेशा कनेक्टेड होने वाला है। तो ये परमानेंट कैपेसिटर, तो ये पहला ऑप्शन ही आपका सही हो गया कि ये परमानेंट कैपेसिटर मोटर है, परमानेंट कैपेसिटर मोटर है। ठीक है भाई, अगला देखो, तो देखो मैं जो है कि जितनी भी आपकी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होती है उसके बारे में थोड़ा थोड़ा बता भी दिया हूँ कि देखो, एक होता है रेजिस्टेंस स्प्लिट फेज मोटर। आप सारे भाई लोग को पता होगा कि जो इंडक्शन मोटर होती है वो सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है। उसको सेल्फ स्टार्ट करने के लिए हम कौन सा विधि प्रयोग करते हैं, फेज स्प्लिटिंग मेथड। फेज स्प्लिटिंग का मतलब होता है भाई कि एक फेज को दो फेज में कन्वर्ट करना, ये क्या कहलाता है अपनी फेज स्प्लिटिंग। ताकि उनके बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड हो वो एक जो है कि रोटेटिंग टाइप उत्पन्न हो जाए, इसलिए हम करते हैं फेज स्प्लिटिंग। तो देखो, एक होता है रेजिस्टेंस स्प्लिट फेज मोटर। इसमें क्या होता है कि एक मेन वाइंडिंग एक ऑक्सिलरी वाइंडिंग, इसके क्या होता है, ये
आपका सेंट्रीफ्यूगल स्विच। ऐसे इसका मतलब सेंट्रीफ्यूगल स्विच। एक होता है कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे एक आपकी जो मेन वाइंडिंग है, इधर ऑक्सिलरी वाइंडिंग है, यहाँ पर आपका एक कैपेसिटर है, लेकिन यहाँ पे क्या लगा हुआ है, सेंट्रीफ्यूगल स्विच भी लगा है। इसका मतलब यह है कि जब मोटर जो है कि अपनी रेटेड स्पीड प्राप्त कर लेती है, उस कंडीशन में इस जो है स्विच को ओपन कर दिया जाता है। आप बोलोगे सर क्यों किया जाता है? क्योंकि भाई आप देख रहे हो कि यहाँ पर आरवी यानी रेजिस्टेंस है, और सारे भाइयों को नहीं पता होगा तो पता, मैं बता दे रहा हूँ, जान जाओ कि जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग होती है उसकी जो रेजिस्टेंस को हमेशा क्या रखते हैं, हाई रखते हैं। ऑक्सिलरी वाइंडिंग रेजिस्टेंस को हाई रखते हैं। अब आप बताओ कि जब रेजिस्टेंस हाई है, इसका मतलब यह है कि जब कंटिन्यूअसली आप 1 घंटा, 1.5 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा कंटिन्यूअसली मोटर रन करेगी, तो भाई रेजिस्टेंस ज्यादा रहेगा तो उसमें जो है कि वोल्टेज ड्रॉप भी होगा, वोल्टेज ड्रॉप के साथ हीट भी उत्पन्न होगा। हीट उत्पन्न होगा तो आप जानते हो कि आपकी लॉसेस बढ़ेगी। लॉसेस बढ़ेगी इसका मतलब क्या है, मोटर की दक्षता घट जाएगी। इसलिए इसको हम जो है कि रेटेड स्पीड प्राप्त करने के बाद इसको हटा देते हैं, यानी सेंट्रीफ्यूगल स्विच स्वतः ही ओपन हो जाता है। ठीक है, एक देखो अगला क्या है, कैपेसिटर स्टार्ट एंड कैपेसिटर रन मोटर, या फिर इसको बोलते हैं टू वैल्यू कैपेसिटर मोटर भी बोलते हैं। टू वैल्यू कैपेसिटर मोटर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें दो कैपेसिटर यूज होता है, एक सीआर और एक सीएस। सीएस मतलब स्टार्टिंग कैपेसिटर, सीआर मतलब रनिंग कैपेसिटर। और इसमें रनिंग कैपेसिटर हमेशा जो है कि कनेक्टेड ही रहता है, लेकिन जो स्टार्टिंग कैपेसिटर होता है उसके सीरीज में लगा हुआ था एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच, जो कि क्या करता है, जब मोटर अपने जो है कि रेटेड स्पीड को जो है कि प्राप्त कर लेती है, उसके पश्चात इसको क्या सेंट्रीफ्यूगल स्विच क्या जाता है, ओपन हो जाता है। ठीक है भाई, तो ये आपका टू वैल्यू कैपेसिटर। एक है परमानेंट स्प्लिट फेज या फिर परमानेंट कैपेसिटर मोटर। ठीक है, देख रहे हो ना, परमानेंट स्प्लिट फेज या फिर परमानेंट कैपेसिटर मेथड, जो कि आपके जस्ट क्वेश्चन में पिछला दिया भी था, जो क्वेश्चन में पिछला दिया भी था। इसमें क्या होता है कि ये आपकी मेन बाइंडिंग हो गई, ये ऑक्सिलरी बाइंडिंग हो गई, ये आपका कैपेसिटर हो गया, ये हमेशा ही कनेक्ट होता है। ठीक है, तो ये जो है कि 3-4 प्रकार के आपके सिंगल फेज इंडक्शन मोटर ही होती है, जिसके बारे में आपको बता दिया। जिसको नहीं पता होगा स्क्रीनशॉट ले लेगा। अगला देखो, व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ स्प्लिट फेज मोटर। स्प्लिट फेज मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, तो मैं अभी बताया कि जो स्प्लिट फेजिंग का मतलब, देखो स्प्लिट फेज दे दिया, इसका मतलब ये सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की बात कर रहा है। किसका बात कर रहा है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की बात कर रहा है, जिसके बारे में अभी बताया कि वो वर्क तो करती है इस पे, लेकिन रोटेशन का मेन काज कौन सा है, लेंज लॉ। कौन सा है, लेंज लॉ। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा भाई, राइट आंसर। चलो अगला देखो, विच टाइप ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज इलस्ट्रेटेड, यानी चित्र में जो दिखाया गया है सिंगल फेज जो मोटर होती है वो कौन सी है। तो अभी मैं बताया भैया कि यहाँ पे देख रहे हो, अगर नहीं दिख रहा होगा तो मैं बना दे रहा हूं, इधर एक ऐसे है और एक यहाँ कैपेसिटर है और एक यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल स्विच है, फिर यहाँ एक कैपेसिटर है, फिर ये आपकी बाइंडिंग हो गई, ये ऐसे ऐसे, फिर ये, और ये इधर, और ये आपका रोटर हो गया। ये इस प्रकार है, तो देख रहे हो, ये आपकी जो है कि मेन बाइंडिंग हो गई, ये आपकी ऑक्सिलरी बाइंडिंग हो गई, और ये आपका रोटर हो गया। ठीक है, और देख रहे हो दो कैपेसिटर है, ये आपका सीएस है यानी सीआर है यानी रनिंग कैपेसिटर, और ये है सीएस यानी स्टार्टिंग कैपेसिटर। तो इसका मतलब है टू वैल्यू कैपेसिटर है। इसका मतलब ये है कि टू वैल्यू कैपेसिटर का ही दूसरा नाम है कैपेसिटर स्टार्ट एंड कैपेसिटर रन मोटर। तो देखो भाई, यूनिवर्सल मोटर गलत, परमानेंट कैपेसिटर ये भी गलत, कैपेसिटर स्टार्ट रन मोटर ये भी गलत, कैपेसिटर स्टार्ट एंड कैपेसिटर रन मोटर यानी दोनों है, दो कैपेसिटर है, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या होगा भाई आपका राइट आंसर है। चलो अगला देखो, which type of AC single phase motor is classified under commutator type motor, यानी AC सिंगल फेज इंडक्शन सिंगल फेज मोटर किस प्रकार को किस प्रकार को कम्यूटेटर मोटर टाइप के तहत वर्गीकृत किया जाता है। तो सारे भाई लोग को पता होगा मेरे भैया कि जो इंडक्शन मोटर होती है उसमें किसी में भी कम्यूटेटर यूज नहीं होता है। आप बोलोगे हाँ सर कम्यूटेटर तो यूज होता है किसमें, आप बोलोगे सर इंडक्शन मोटर में या फिर इंडक्शन जनरेटर में, वहां पे कम्यूटेटर यूज होता है। कम्यूटेटर एसी में थोड़ी होता है, लेकिन मैं कहूंगा होता है, लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि होता है। वो किसमें होता है, जो रिपल्सन टाइप मोटर होती है उसमें यूज होता है कम्यूटेटर। तो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा
राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा भाई, राइट आंसर होगा। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, विच मेथड इज एडॉप्टेड टू स्टार्ट द सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, यानी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है। तो मैं अभी क्या आप लोगों को नहीं बताया कि मेरे भैया कि जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होती है वो सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है। ये क्वेश्चन न जाने कितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में न जाने कितनी बार आ चुका है कि वो कौन सी मोटर होती है जो सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है। ठीक है, तो सिंगल फेज जब इंडक्शन मोटर जब सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है तो उसके लिए आप क्या करते हो, उसके लिए क्या करते हैं, अभी मैं बताया तीन जो है कि चार जो है मैंने यहाँ पे जो है कि मोटर दिखा दिया है कि एक ही वाइंडिंग होती है, लेकिन एक इस वाइंडिंग को दो भागों में कन्वर्ट किया जाता है, एक मेन वाइंडिंग और एक जो है कि ऑक्सिलरी वाइंडिंग, यानी एक वाइंडिंग में को दो वाइंडिंग में कन्वर्ट करना ही क्या कहलाता है, फेज स्प्लिटिंग कहलाता है। क्या कहलाता है भैया, फेज स्प्लिटिंग कहलाता है। ठीक है, तो वहीं आपसे पूछ रहा है कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है। आप बोलोगे सर फेज स्प्लिटिंग मेथड। कौन सा, फेज स्प्लिटिंग मेथड। तो देखो पहला क्या ऑप्शन है, स्प्लिट फेज मेथड, पहला ही दिख रहा है आपको, स्प्लिट फेज मेथड ही यूज किया जाता है किसको, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा भाई, राइट आंसर। बाकी वेरिंग सप्लाई वोल्टेज मेथड और इनपुट रिवर्सल ऑफ इनपुट सप्लाई टर्मिनल, रिवर्सल ऑफ रनिंग कॉइल टर्मिनल, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा भाई, राइट आंसर। अगला देखो, व्हाट इज द टाइप ऑफ एसी सिंगल फेज मोटर, यानी एसी जो सिंगल फेज मोटर है वो कौन सी टाइप की दी गई है। इसमें देखो क्या है, एक बाइंडिंग यहां पर है, दिख रहा है कि नहीं भाई, हाँ दिख तो रहा है, चलो एक बाइंडिंग यहाँ पे है, ठीक है, और दूसरी बाइंडिंग यहाँ पे है, और यहाँ पे आपके क्या लगा हुआ है, कैपेसिटर लगा हुआ है। ठीक है, कैपेसिटर के बाद यहाँ पे देख रहा हो एक स्विच भी लगा है जिसको आप क्या बोलते हो, सेंट्रीफ्यूगल स्विच बोलते हो। क्या बोलते हो भाई, सेंट्रीफ्यूगल स्विच बोलते हो। ठीक है, चलो सेंट्रीफ्यूगल स्विच बोलते हैं। तो आपका एक बाइंडिंग देखो यहाँ, एक बाइंडिंग यहाँ, एक कैपेसिटर यहाँ, और यहाँ आपका जो है कि सेंट्रीफ्यूगल स्विच, अब दिख रहा होगा मेरे ख्याल से। ठीक है भाई, तो अगर ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच ना होता, डायरेक्ट पूरा कनेक्ट होता, तो ये कौन सा हो जाता, परमानेंट हो जाता, परमानेंट कैपेसिटर मेथड, परमानेंट कैपेसिटर मोटर। लेकिन क्या है कि मेन बाइंडिंग है, एक्सिलरी बाइंडिंग, कैपेसिटर, लेकिन सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा है। इसका मतलब यह है कि जब आपकी मोटर जो है रेटेड स्पीड को प्राप्त कर लेगी तो जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच है वो क्या हो जाएगा, स्वतः ही ओपन हो जाएगा। तो जब स्वतः ही ओपन हो जाएगा इसका मतलब यह है कि ये ओपन सर्किट हो गया, तो सिर्फ मेन वाइंडिंग पे काम करने लगा, ऑक्सिलरी वाइंडिंग का रोल ही खत्म हो गया। इसका मतलब यह है कि जो कैपेसिटर यहाँ पे लगा था वो किस लिए लगा था, सिर्फ सिर्फ जो है कि स्टार्ट करने के लिए लगा था। ठीक है, तो आपका ये कौन सी मोटर है भाई, कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, आपका एक सेकेंड, कैपेसिटर, देखो एक सेकंड, परमानेंट तो नहीं है। ठीक है, अब ये क्या है, कैपेसिटर स्टार कैपेसिटर रन, दोनों एक तो ऑप्शन में ही, दोनों सेम ऑप्शन है क्या, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन, और ये क्या है, कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर। तो देखो यहाँ पर रन नहीं रहेगा, ठीक है, रन नहीं रहेगा। ठीक है, केवल क्योंकि रन कब रहता है, जब टू कैपेसिटर रन एंड कैपेसिटर स्टार्ट, हम किसको बोलते हैं, टू वैल्यू कैपेसिटर को बोलते हैं, जिनमें दो कैपेसिटर होते हैं, इनमें एक ही कैपेसिटर है। तो हिंदी हिंदी सही है, थोड़ा सा इंग्लिश में मिस्टेक हो गया है कि कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा भाई, राइट आंसर। तो ये सारे गलत। ठीक, ऑप्शन नंबर डी क्या है, राइट आंसर, यानी कैपेसिटर, कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर। ठीक है, चलो अगला देखो, व्हाट इज द पर्पज ऑफ द कैपेसिटर इन सेंट्रीफ्यूगल स्विच स्पीड कंट्रोल मेथड ऑफ यूनिवर्सल मोटर, यानी यूनिवर्सल मोटर
के जो में जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा रहता है उसमें गति नियंत्रण विधि में कैपेसिटर का क्या उद्देश्य होता है। तो भाई ध्यान दो, जो कैपेसिटर होता है वो आप लोग जानते हो कि जब सेंट्रीफ्यूगल स्विच क्या है, एक प्रकार स्विच है, जो जब आप स्विच है तो ओपन होगा क्लोज होगा, तो ओपन और क्लोज होने के दौरान क्या उत्पन्न होगा, आप बोलो सर स्पार्किंग होगी। तो उस स्पार्किंग को खत्म करने के लिए क्या हम यूज करते हैं, कैपेसिटर यूज करते हैं। उस स्पार्किंग को खत्म करने के लिए क्या यूज करते हैं, कैपेसिटर करते हैं। यानी जो स्पार्क होता है उसको, स्पार्क को आपका जो कैपेसिटर वो एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, तो देखो क्या है, मेंटेन कांस्टेंट स्पीड नहीं, इंप्रूव द पावर फैक्टर ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि चलो देखो नेक्स्ट क्या है, ओवरलोडिंग, प्रोटेक्ट फ्रॉम द ओवरलोडिंग ऐसा कुछ नहीं है। रिड्यूस द स्पार्क ऑन द कॉन्टेक्ट्स, यानी जो संपर्कों के बीच में स्पार्क हो रहा है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, नहीं खत्म कर देता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा भाई, आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा भाई, राइट आंसर। अगला देखो, विच टाइप ऑफ वाइंडिंग वायर इज यूज्ड फॉर रिवाइंडिंग सबमर्सिबल पंप, यानी सबमर्सिबल पंप की को बाइंडिंग करने के लिए किस प्रकार के तार का उपयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, कई एग्जाम्स में आ चुका है। तो ध्यान रखना कि जो नॉर्मल हम मोटर वगैरह की बाइंडिंग करते हैं वो कॉपर सुपर इनेमल्ड वायर से करते हैं। इस पे कॉपर देखोगे दुकान में जाते हो जहां बाइंडिंग वगैरह होती होगी, कॉपर का वायर रहता है और उस पर जो है कि इंसुलेशन लगा रहता है, उसको हम बोलते हैं सुपर इनेमल्ड कॉपर वायर। ठीक है, लेकिन जो सबमर्सिबल की पंप होती है उसमें बाइंडिंग हम स्पेशल यूज करते हैं, जो कि पीवीसी कवर्ड कॉपर बाइंडिंग होती है। क्या होती है, पीवीसी कवर्ड बाइंडिंग। ठीक है, तो इसके लिए ऑप्शन कौन सा सही होगा, ए नंबर, पीवीसी कवर्ड कॉपर बाइंडिंग। ये ध्यान रखना, कई एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन। चलो अगला देखो, चलो आप अगला क्लास अगला क्वेश्चन नहीं रहा। ठीक है भाई, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को हमारी क्लास पसंद आई होगी, और जिन भाइयों को कंफ्यूजन होगा कि हाँ सर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया या फिर कोई क्वेरी हो, तो आप जो है कि बिल्कुल कमेंट करो और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बिल्कुल कोशिश करें। ठीक है, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो, और हमारे चैनल ग्लोबल आईटी क्या करो भाई, सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं नई वीडियो में, नई क्लास में, नई ऊर्जाओं के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।